सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के 2016 का हल प्रश्न पत्र। दोस्तों, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। इसके अलावा आपका सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास भी बहुत ही अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया उन सभी वीडियोस को। तो दोस्तों, हम लोगों ने इसीलिए आप लोगों के हर एक सब्जेक्ट को उसी तरीके से पढ़ाया है और सभी विषयों के पवन सीरीज और राजन सीरीज को भी कम्प्लीटली सॉल्व करवा दिया है और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी कम्प्लीटली सॉल्व करवा रहे हैं। आप लोगों की तैयारी सबसे बेहतर हो, आप लोग एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लाओ, इसके लिए आपको जितनी भी वीडियोस हमने बनाई है आपको सभी वीडियोस को अच्छे से पढ़ना है, देखना है और जहां कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2016 में जितने भी क्वेश्चन आए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? टैगोर का, अरस्तु का, विवेकानंद का या फिर महात्मा गांधी का? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन है स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग, पत्राचार के माध्यम से शिक्षा, मुक्त अधिगम और बाहरी अध्ययन भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है सह शिक्षा। ऑप्शन सह शिक्षा का मतलब है कि लड़के और लड़कियां दोनों लोग साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालय में, तो इसे हम कहेंगे सह शिक्षा। तो सह शिक्षा का संबंध दूरस्थ शिक्षा से कोई संबंध नहीं है इसका। और मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, ये सभी दूरस्थ शिक्षा के ही नाम हैं। इसे हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं। इसे हम निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ लेता है, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्ञा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता था? 8 वर्ष के, 10 वर्ष के, 12 वर्ष के या फिर 11 वर्ष के? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, 8 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 4 है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ 1940 में, 1937 में, 1950 में या फिर 1948 में? तो दोस्तों, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था सन 1937 में, जिसे हम वर्धा सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और इसी में उन्होंने बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की थी। और बुनियादी शिक्षा के जनक कौन कहे जाते हैं? महात्मा गांधी कहे जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि क्या है? करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि जो प्रकृतिवाद होता है वो यही कहता है कि बच्चा जितना करके सीखेगा, जितना खेल के माध्यम से सीखेगा, जितना उसके पास अनुभव होगा, खुद का अनुभव होगा, तो खुद के अनुभव से वो बहुत अधिक सीखेगा। इसलिए प्रकृतिवाद शिक्षण की ये सभी विशेषताएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है इतिहास, भूगोल, हस्तकला या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, हस्तकला की शिक्षा देने पर उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया, तो याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं फ्रॉबेल, रूसो या फिर जॉन ड्यूबी या फिर डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी? राइट आंसर है ऑप्शन सा, जॉन ड्यूबी। जॉन ड्यूबी ने ये पुस्तक लिखी है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है एनिस का, लुइस क्रिसबर्ग का, प्लेटो का या फिर रायबर्न का? राइट आंसर है ऑप्शन ब, लुइस क्रिसबर्ग का। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? दोस्तों, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के धारा 45 द्वारा प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सा है, यहाँ पर धारा 45 होना चाहिए था। धारा 45 और अनुच्छेद
आप लोगों को भी पता है अनुच्छेद 21A या 21 का भी इसको हम लिख सकते हैं। 21A या 21 का में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है और ये हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों यहाँ पर बस धारा लिखा होना चाहिए और जब यहाँ पर धारा रहेगा तब यहाँ पर धारा 45 राइट आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन में अनुच्छेद पूछा है, अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर अनुच्छेद पूछता तो हमें यही आंसर राइट देना होता, धारा अनुच्छेद 21A। तो आप याद रखिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस में अनुच्छेद 21A नहीं दिया है तो हमें धारा के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर करना था, तो यहाँ पर हमें धारा 45, इसीलिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखा है धारा 45। तो धारा 45 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान में उल्लेख किया गया है। धारा 45 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उल्लेख किया गया है धारा 45 में। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कई बार आपको बता दिया, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। जब धारा की बात होगी तो धारा 45, जब अनुच्छेद की बात होगी तो अनुच्छेद 21A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, सबको रोजगार देने के लिए, पाठ्यक्रम के विषय बढ़ाने के लिए या फिर बाल श्रम को बढ़ावा देने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन A, जीवन स्तर एवं गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जनसंख्या शिक्षा बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा दोस्तों की गई थी 16 अप्रैल 1976 को। तो राइट आंसर ऑप्शन A है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जून, 4 जून, 5 जून या फिर 8 जून? आप सभी को पता है 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है आस पड़ोस की, परिवार की, मित्रों की या फिर समाज की? तो बच्चों के मूल्यों के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके परिवार का। बच्चों के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो दोस्तों बच्चे के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज की। अब यहाँ पर ऑप्शन द क्यों सही है? क्योंकि समाज में परिवार भी आएगा, पास पड़ोस के लोग भी आएंगे, मित्र भी आएंगे, समाज में सभी लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन A, B, सा तीनों का ही मिश्रण है ऑप्शन द। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमने ऑप्शन द को सही कर लिया तो समाज के अंदर ही हमारे मित्र हैं, हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, हमारा परिवार, सब समाज, इन सब से मिलकर ही समाज बना है। तो इसीलिए ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है जातिवाद, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। हमारे देश में जातिवाद है, प्रांतीयता भी और सांप्रदायिकता भी है, तो इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन द ही होगा और यही राष्ट्रीय सद्भावना के लिए क्या है? खतरा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है। तो सबसे पहले आप ये जानिए बाल श्रमिक बनने का कारण क्या होता है? अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, ये तीनों ही हैं बाल श्रमिक बनने के कारण। तो बाल श्रमिक बनने का कारण क्या नहीं है? प्रतिस्पर्धा नहीं है। और बाकी ये सभी क्या है? ऑप्शन A, B, सा ये तीनों ही क्या है? बाल श्रमिक बनने के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं। जब बच्चे के घर में बहुत गरीबी होती है, उसके माता पिता भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी शिक्षा का महत्व नहीं पता होता है और इसी का नतीजा होता है कि वो लोग केवल 2 जून की रोटी के लिए ही वो लोग काम करते हैं और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बच्चे भी उनके साथ मजदूरी में ही लगे रहते हैं। तो ये दोस्तों ये कुछ प्रमुख रीजन है बाल श्रमिक बनने के। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? दोस्तों यहाँ से अतिलघुत्री क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो देखिए वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष था। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स हैं। और अगर प्रयोजनवाद के जन्मदाता पूछेगा तो आपको क्या लिखना है? विलियम जेम्स। याद रखिएगा जब शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता पूछेगा तो चार्ल्स पियर्स राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का
सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार कंफ्यूज रहे हैं। दोस्तों ये जहां पर भी ये परिभाषा आएगी तो ये परिभाषा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया है। अगर सीरीज में गलत दिया है तो आप सही कर लीजिए इसको कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की ये परिभाषा है, चाहे कहीं भी वो आई हो, चाहे आप लोगों का पवन सीरीज हो या फिर राजन सीरीज हो, कहीं कहीं आंसर गलत दिया है, लेकिन राइट आंसर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? बाल देवो भव की संज्ञा गिजुभाई बधेका ने दी और इन्होंने ही दिवा स्वप्न नामक पुस्तक लिखी है, वो भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधियां कितने भागों में विभाजित थी? दोस्तों जो मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि थी वो 3 भागों में विभाजित थी। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ठीक है, और उसके बाद ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और फिर भाषा एवं गणित की शिक्षा। तो ये 3 भागों में विभाजित थी। आप याद रखिएगा इन तीनों का नाम, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार मैं देख चुकी हूँ, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित थी, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा एवं गणित की शिक्षा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में ये लागू हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक, जननांकिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं? चलिए देखते हैं। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1986 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के ताप में वृद्धि को ही क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं, पृथ्वी के ताप में वृद्धि को। ठीक है, बस इतना ही आपको केवल आंसर लिखना था। पृथ्वी के ताप में वृद्धि को क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण कहते हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बस पृथ्वी के ताप में लगातार वृद्धि हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूमंडलीय ताप कहते हैं। बस केवल एक लाइन में इसका आंसर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या अभी भी है हमारे देश में कि लड़के और लड़की को बराबर शिक्षा कहीं कहीं पर अभी भी नहीं उपलब्ध है। लोगों को लगता है कि लड़कों को पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, लड़कियों को पढ़ाना उतना जरूरी नहीं है, बल्कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों ही आपकी संतान है और दोनों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को अभी भी मानसिकता ऐसी है, कुछ लोगों की हमारे देश में कुछ जगहों पर ऐसी कि लड़कियों की शिक्षा उतनी जरूरी नहीं है जितना लड़कों की जरूरी है, उनकी शिक्षा पर ध्यान कम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख करिए। तो सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव, ये आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और वैसे भी ये तो सभी को पता है कि ये मानवीय मूल्य होते हैं। मानवीय मूल्य का मतलब नैतिक मूल्य जो हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। सच बोलना, सच का साथ देना। उत्तरदायित्व की भावना का मतलब क्या कि आप जिम्मेदारी अगर आप पर पड़े तो आप उसको अच्छे से उसका निर्वाह कर लें। और दया की भावना तो सबके अंदर होनी चाहिए जीव जंतुओं के प्रति। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनसंचार के 4 यंत्रीकृत साधनों के नाम लिखिए। तो जनसंचार के साधन में रेडियो है, टीवी है, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सभी क्या है आज के टाइम पर जनसंचार के साधन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, फ्रोबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? तो किंडरगार्टन। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या हैं? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के निम्नलिखित कार्य हैं: राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक कुशलता में वृद्धि, नैतिकता का प्रशिक्षण, नेतृत्व की तैयारी, कुशल व्यक्ति तैयार करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना,
सामाजिक सुधार व उन्नति करना। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नवीन शिक्षा नीति 1986 की कुछ प्रमुख विशेषताएं व गुण निम्नलिखित हैं। शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया, एक राष्ट्रीय शिक्षा की संरचना स्थापित की गई, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना की गई, यानी कि संपूर्ण देश में पाठ्यक्रम समान चले, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया, केंद्र सरकार की भागीदारी बढ़ाई गई, दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में सुधार तथा महाविद्यालयों की स्वायत्तता मिली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसने बहुत सारी चीजें दी थी हमें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका व शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका व शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान बताया गया है। प्रकृतिवादी विद्यालय में शिक्षक का स्थान गौड़ है। प्रकृतिवादियों का विचार है बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, अतएव उसका कार्य एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। इसके बाद प्रकृतिवादी शिक्षक की आवश्यकता प्राकृतिक वातावरण का आयोजन करने के लिए बताते हैं। शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। प्रकृतिवादी शिक्षक की आवश्यकता प्राकृतिक वातावरण का आयोजन करने के लिए बनाते हैं। शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। इस नियम के संदर्भ में रूसो का कथन है कि तुम्हें बालक को सत्य की शिक्षा नहीं देनी है, वरन उसे इस योग्य बनाना है कि बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि प्रकृतिवादी शिक्षक से केवल इतना ही आशा करते हैं कि वह बालकों के स्वाभाविक विकास में सहायता करें। वे शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक को महत्व तो देते हैं परंतु उसे सब कुछ नहीं मानते हैं, वह तो केवल एक पथ प्रदर्शक होता है। दोस्तों इसके बाद अगर आप इसका और आंसर लिखोगे तो इसको आप छोटा कर सकते हो क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है। तो प्रकृतिवादी शिक्षण में करके सीखना, स्व अनुभव द्वारा सीखना, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, इस तरीके से इस शिक्षा पर बल दिया गया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, यहाँ पर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, केवल आप इनके बारे में समझ जाइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक सिद्धांतों का उल्लेख करिए। तो गांधी जी ने शिक्षा दर्शन के अग्रलिखित आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। हम लोगों ने संविधान में देखा है कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का। तो जब गांधी जी ने इस पर विचार किया तो गांधी जी ने 7 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात कही थी। तो आप याद रखिएगा कि अभी तो हम 6 से 14 वर्ष पढ़ते हैं, लेकिन पहले क्या था, पहले जो गांधी जी ने कहा था कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, बस 1 साल और बढ़ा लेना है, 6 के आगे 7 कर लेना है, क्योंकि ये गांधी जी के अनुसार था और आज के टाइम का तो आपको पता ही है। इसके बाद शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, बिल्कुल सही। बालक की शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं देना चाहिए, यानी कि बालक की शिक्षा में अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं देना। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर कहा गया है गांधी जी के द्वारा कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमारी राजभाषा, क्योंकि हिंदी राजभाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है और हमारे भारत में हर एक राज्य में लगभग अलग अलग भाषाएं हैं, पंजाबी है और इस तरीके से तेलुगु है। तो जो अलग अलग भाषाएं उनको उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए और बच्चे उसी भाषा में पढ़ करके आगे निकले। अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है तो उसके रास्ते में कोई भाषा नहीं रिकॉर्ड बनती है। इसके अलावा साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का विकास है। बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ की जानी चाहिए। इसके अलावा गांधी जी ने और क्या कहा है, देखिए गांधी जी ने कहा है शिक्षा किसी उत्पादन उद्योग के माध्यम से दी जानी चाहिए, यानी कि इनका जोर था कि बच्चों को हस्तकला की शिक्षा दी जाए। फिर है शिक्षा के लिए उद्योग का चयन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह उद्योग कोई स्थानीय उद्योग ना हो। इसके बाद 10वां पॉइंट है, जिस उद्योग का शिक्षा के साधन के रूप में चयन किया जाए उसे शिक्षा को स्वावलंबी बनाना चाहिए। 11वां है, बालक की शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह शिक्षा समाप्त करके किसी रोजगार में
लग सके। इसके बाद गांधी जी के अनुसार विद्यालय ऐसा होना चाहिए जहां बालक नवीन खोजों की तरफ अग्रसर हो सके। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट करिए। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानने में प्रगतिशील विचारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। जॉन ड्यूबी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार शरीर को कायम रखने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विद्यालय की आवश्यकता होती है। यह संस्था बालकों को उन सामाजिक क्रियाओं में प्रशिक्षित करती है तो वर्तमान सामाजिक जीवन में प्रचलित हैं, जो कि वर्तमान सामाजिक जीवन में प्रचलित है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब बच्चा पढ़ता है और जब बच्चा समझता है तो वही सब चीजें, वही तो सारे उसके दोस्त होते हैं, और जो दोस्त होते हैं, जो आसपास उसके मित्र होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोगों के फादर सरकारी जॉब में है। ऐसे भी बच्चे हैं जिनके फादर बहुत मेहनत से प्राइवेट जॉब करके उनको स्कूल में भेज रहे हैं, या ऐसे बच्चे भी हैं जिनके यहाँ सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध है। तो समाज के अलग अलग वर्ग से बच्चे आते हैं, तो उनकी सोच भी बहुत अलग अलग होती है। तो जो विद्यालय होता है एक तरीके से समाज का ही क्या होता है, एक लघु रूप होता है। तो जॉन ड्यूबी का क्या कथन है, चलिए देखते हैं। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इसके नाते विद्यालय सामान्यतः सामुदायिक जीवन का यह स्वरूप है जिसमें वे समस्त साधन केंद्रित होते हैं जो बालक को प्रजाति की पैतृक संपत्ति में अपना भाग प्राप्त करने तथा उसे अपनी शक्तियों को सामाजिक हितों के लिए उपयोग में लाने हेतु तैयार करते हैं। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की क्या भूमिका है, या सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की क्या भूमिका है, इस पर अपने विचार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 36 यही है। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन में के संदर्भ में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालय के विभिन्न कार्य इस प्रकार है। शाश्वत मूल्यों का संरक्षण। प्रत्येक समाज में कुछ स्थायी मूल्य होते हैं जो समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं। भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य हैं सहिष्णुता, सत्य, सत्यम शिवम, दूसरे का कल्याण, अहिंसा आदि। कभी किसी कारणवश सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में इनमें दुर्बलता की स्थिति बनती है तो शिक्षा ही उन मूल्यों का संरक्षण करती है। फिर दूसरा है नवीन परिवर्तन लाने में सहायक। समाज में विभिन्न कारकों के फलस्वरूप नवीन विचार जन्म लेते हैं जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। शिक्षा इन विचारों एवं परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करती है तथा लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 3 है सांस्कृतिक हस्तांतरण। सांस्कृतिक हस्तांतरण की क्रिया समाज को अस्थायित्व, एक निरंतरता प्रदान करती है। इसके अलावा साथ में आवश्यकता अनुसार सुधार के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों की जन्मदाता, प्रवर्तक एवं निदेशक है। फिर है सामाजिक गतिशीलता। समाज एक गतिशील संबोध है। स्वतः गतिशीलता के कारण ही इसमें सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। शिक्षा इस सामाजिक गतिशीलता को बनाए रखने में प्रयत्नशील रहती है। 5वां पॉइंट है सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स। शिक्षा के द्वारा ही समाज में सुधार हेतु आंदोलन की पृष्ठभूमि सृजित होती है। इसके द्वारा जन जागृति होती है और समाज में इन सुधारों के लिए स्वीकृति का वातावरण तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया है कि बाल श्रम का कारण क्या होता है और इस शिक्षा इससे कैसे प्रभावित होती है। चलिए देखते हैं हम। बाल्यावस्था है जीवन का आधार, शिक्षा व देख रेख है उसका अधिकार। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही लालिमा छाने लगती है एवं आभास हो जाता है कि दिन कैसा निकलेगा, उसी प्रकार शिशु यह दिशा दिखाता है वह कैसा नागरिक बनेगा। अच्छा या बुरा नागरिक बनना बालक के प्रथम 5 या 6 वर्षों पर निर्भर करता है। प्रथम 5 या 6 वर्ष उसके जीवन का अत्यधिक संवेदनशील व महत्वपूर्ण समय होता है जिनके आधार पर उसका संपूर्ण जीवन निर्भर करता है, क्योंकि मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक आदि सभी विकास इसी क्रम में तेजी से होते हैं, जिनसे बालक की रचना में गहरे अपरिवर्तनशील प्रभाव तेजी से पड़ते हैं। बालक बचपन में गीली मिट्टी के तुल्य होता है। माता पिता, शिक्षक उसे जिस रूप में ढालना चाहे उसी रूप में ढाल सकते हैं। दोस्तों, बाल श्रम में जो भी बच्चे लगे हुए हैं किस तरीके से उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से जोड़ा जाए, यही है दोस्तों। यहाँ पर हम देखिए किस तरीके से क्या कारण होते हैं। तो मुख्य रूप से जो कारण होता है वो प्रमुख रूप से अशिक्षा होता है। ये अभी आपने देखा भी है कि अशिक्षा मुख्य कारण होता है।
इसके अलावा दोस्तों गरीबी भी होती है बाल श्रम का कारण, और इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि भी एक प्रमुख कारण होती है। तो ये सभी आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडियोधर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं तथा इससे क्या हानियां हैं? 20वीं शताब्दी में आविष्कृत परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति का साधन है। परमाणु संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण भी उतना ही अधिक भयावह व हानिकारक है। इन संयंत्रों से जल, थल और वायु का दीर्घकालिक प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा अन्य सभी स्रोतों की अपेक्षा सस्ती है, अतः विश्व के अनेक देशों ने इसका विकास किया है। परमाणु विद्युत गृहों से निकलने वाले यूरेनियम, थोरियम, जिंकोनियम, स्ट्रोंसियम, बेरिलियम आदि के अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो कि जन स्वास्थ्य के लिए अति घातक होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण शिक्षा का केंद्र होती हैं। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए बेजोड़ भूमिका अदा करती है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा भावी नागरिक छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है, उनमें दक्षताओं का विकास किया जाता है और सबसे बढ़कर उनमें दृष्टिकोण निर्माण और सहभागिता की भावना का विकास करके शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण में समर्थ नागरिकों का निर्माण करती हैं। शिक्षक तथा शिक्षण संस्थाएं दो प्रकार के कार्य करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकते हैं। अंतः परिसर कार्य यानी कि विद इन द कैंपस फंक्शंस एवं बाह्य परिसर कार्य आउटसाइड द कैंपस फंक्शंस, यानी कि अपने परिसर को वो हरा भरा बनाएं, पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक करें और बाहर भी पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों को शहर के बाहर भी पेड़ लगवाएं, अपने कैंपस के बाहर भी पेड़ लगवाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है? मूल्यों के विकास में विद्यालय का क्या योगदान है? देखिए, बालकों में जीवन उपयोगी आवश्यक मूल्यों का विकास करना चाहिए, ये स्कूल का विद्यालय का दायित्व है। इसके अलावा बालकों में उपयोगी ज्ञान सुसज्जित करना, बालकों को उपयोगी ज्ञान से क्या करना है? सुसज्जित करना है, यानी कि जो ऐसे ज्ञान जो बच्चों के मूल्यों के विकास में, नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रही हूँ। छात्रों के ज्ञानात्मक पहलुओं को पूर्ण विकसित करना, जिससे मुक्त चिंतन, सृजनात्मक, मौलिक क्षमता एवं योग्यताओं को प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप कर सकें तथा उस आधार पर स्वतंत्र निर्णयात्मक क्षमताओं का अपने में समावेश कर सके। हमारी संस्कृति एवं प्राचीन भारतीयों आदर्शों को संरक्षण प्रदान करते हैं। हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति प्राचीन भारतीय आदर्शों को क्या करती है? संरक्षण प्रदान करती है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में उन्हें समाविष्ट किया जा सके। जैसे कि हमारे यहाँ हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है कि अपने से बड़ों के पांव छूते हैं, आदर सूचक शब्द लगाते हैं उनके आगे, और किस तरीके से उनको हम अभिवादन करते हैं। तो ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दे रहे हैं इसको। एक लक्ष्य और भी वे अपने सामने रखते हैं कि उनमें समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप वृद्धि एवं परिवर्तन की क्षमता का विकास किया जा सके। इसके बाद 5वां पॉइंट है, बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेतृत्व के गुणों का विकास करना, जिससे वे बड़े होकर अपने अंदर सुंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों को अपनाकर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक बन सके। फिर है लास्ट, भारतीयों को चारित्रिक एवं नैतिक विकास के अतिरिक्त आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख किया जा सके। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सभी को कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने सभी क्वेश्चंस को मन से किया होगा। आपको जहां कहीं भी कोई भी समस्या आए आप हमसे बताइए। यहाँ पर आपको साइड में आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको सभी विषयों की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं और आप लोग अच्छा करें एग्जाम में, इसीलिए हम लोग लगातार आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीटली सॉल्व करवा दिया है। सभी विषयों का हैंड रिटन ऑलरेडी हम लोगों ने हर एक विषय को पढ़ाया ही है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय के हर एक वीडियो को आप कभी भी कहीं भी कोई भी काम कर रहे हो या आपके पास समय नहीं, तो आप केवल वीडियो को सुनिए, सुनकर भी बहुत सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। जब भी आपके पास समय हो, आप कोई किसी भी काम में लगे हो, अगर आपको लगता है कि हम सुन करके भी अच्छे से समझ सकते हैं, तो आप लोग ऐसे रख दीजिए मोबाइल जगह पर और सुनते रहिए। सुनने से भी चीजें याद होती हैं और टाइम भी आपके पास कम है, एग्जाम आपका बिल्कुल बहुत ही नजदीक है, तो आपके पास जब भी टाइम हो आपके दिमाग में केवल आपके सब्जेक्ट ही होने चाहिए, क्योंकि जितना मेहनत आप करोगे अपने सेकंड सेमेस्टर में उसका फल आपको निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा भविष्य में। इसलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स
ऐसे ही करते रहा करिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और लगातार ऐसे ही हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे अपने लाइक और कमेंट्स के माध्यम से। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आगे चल कर के लगातार हम ऐसे ही आपको तैयारी कराते रहेंगे और आपके हर विषय को ऐसे ही अच्छे से हर विषय पर ऐसे ही हम मेहनत करेंगे ताकि हर विषय आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।